नमस्ते, मैं डॉक्टर लता अग्रवाल। आज हम अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का भाग 3 का अध्ययन करेंगे। कल हमने दूरवर्ती कारणों में 6 पॉइंट्स का अध्ययन किया, जिसमें धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक और बौद्धिक कारणों का अध्ययन किया। इसके अतिरिक्त उस समय क्या ऐसी परिस्थितियां हुई जिनके कारण अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम होना अनिवार्य हुआ, जैसे अरस्तु की दार्शनिक विचारधारा। अरस्तु ने अपने ग्रंथ पॉलिटिक्स में प्रारंभ से ही उपनिवेशों पर होने वाले दमन के संबंध में राजनीतिक लोकतंत्रात्मक विचारों का प्रचार प्रसार किया। साथ ही नैतिक बौद्धिक प्रवृत्ति के प्रसार पर बल दिया। ऑटिस द्वारा प्रचारित अरस्तु के दर्शन का प्रभाव स्वतंत्रता युद्ध में परिलक्षित होने लगा। साहित्य व समाचार पत्रों का प्रकाशन। 10 जनवरी 1776 को टॉमस पेन की कॉमन सेंस और टॉमस पेन ने द अमेरिकन क्राइसिस नामक पत्रिका के द्वारा उपनिवेशवासियों के मौलिक अधिकारों को संरक्षित कर देशभक्ति और नैतिक बल पर बल दिया। इसके अतिरिक्त वर्जीनिया में जो प्रतिनिधि निर्वाचित करने का अधिकार दिया गया था, उपनिवेश के गवर्नर इंग्लैंड के सम्राट की ओर से नियुक्त किए जाते थे, जो जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होते थे। उपनिवेशवासी इस व्यवस्था से असंतुष्ट थे। अमेरिका में केंद्रीय सरकार का अभाव। जो 13 उपनिवेश इंग्लैंड ने अमेरिका में बस्तियों के रूप में बसाई थी, वहां पर केंद्रीय प्रशासनिक कोई एक संस्था नहीं थी। उपनिवेशवासियों के लोगों में को कानून निर्मित करने का भी अधिकार नहीं था और इंग्लैंड की संसद अपने लाभ प्राप्ति के लिए स्वयं के अनुसार कानून का निर्माण करती थी। और ब्रिटिश संसद की करारोपण नीति ने सबसे ज्यादा स्वतंत्रता संघर्ष के लिए उत्तेजित किया। इंग्लैंड अपने निर्मित माल को खपाने के लिए अमेरिका उपनिवेश को अच्छा बाजार समझने लगा था और उसने ऊनी माल का निर्यात 1679 में निषिद्ध कर दिया। इसी प्रकार 1750 में लोहे के कारखाने स्थापित करना निषेध कर दिया, जो उग्र विरोध का कारण बन गया। ब्रिटेन प्रधानमंत्री ग्रीनवेल की कर नीति। ग्रीनवेल ने अधिकाधिक लाभ अर्जित करने के लिए नई योजनाएं बनाई, जिसमें तस्करी रोकने के लिए जहाजी कानून को सख्ती से लागू किया, उपनिवेशों पर प्रत्यक्ष कर लगाए, राजस्व से प्राप्त आय से अमेरिका में स्थायी सेना रखने का निर्णय लिया गया और 1764 में शुगर एक्ट शीरे, रम व चीनी पर सीमा शुल्क को बढ़ा दिया। स्टाम्प एक्ट 1765 ईस्वी में अधिनियम के अंतर्गत सरकारी अदालत स्टाम्प पेपर का प्रयोग कराना आरंभ कर दिया और समाचार पत्र, करारनामे, विज्ञापन आदि के लिए अनिवार्य कर दिया गया। प्रधानमंत्री की उम्मीद थी कि प्रत्येक व्यक्ति बोझ बहुत कम होने के कारण इसका कोई विरोध नहीं करेगा, पर इस समय इंग्लैंड में मौजूद फ्रैंकलिन ने ग्रेनविल को ऐसा ही विश्वास दिलाया, किंतु अमेरिका में स्टाम्प एक्ट का काफी विरोध होने लगा। 9 बस्तियों के प्रतिनिधियों ने न्यूयॉर्क में इस सम्मेलन का आयोजन कर अमेरिका में इंग्लैंड के कर लगाने के एकाधिकार का विरोध किया। अमेरिका वासियों का कहना था, नो टैक्सेशन विदाउट प्रेजेंटेशन, अर्थात उन्होंने नारा दिया, बिना प्रतिनिधित्व के हम कोई कर नहीं देंगे। अमेरिका में कर लगाने का कोई अधिकार नहीं है। इस एक्ट का विरोध करने के लिए अमेरिका में स्वाधीनता के पुत्र और स्वाधीनता की पुत्रियां नामक संगठन भी बने, जिसमें स्टाम्प बेचने वाले एजेंट पर हमले किए जाने लगे। पैट्रिक हेनरी ने स्टाम्प अधिनियम का कड़ा विरोध करते हुए कहा, या तो मुझे स्वतंत्रता दो, वरना मुझे मृत्यु दो। 1764 में करेंसी एक्ट लागू कर दिया गया और क्वार्टिंग एक्ट में सैनिकों के रखरखाव के खर्चे पर कुछ अंश उपनिवेशों के लिए उठाना आवश्यक कर दिया गया। 1765 में रॉकिंघम की सरकार ने ग्रेनविल द्वारा लागू स्टैम्प एक्ट को 1766 में समाप्त कर दिया और घोषणा की कि इंग्लैंड की संसद को अमेरिका पे कर लगाने का पूरा अधिकार है। टाउनशेंड की कर योजना। रॉकिन केंद्र सरकार के पतन के बाद विलियम पिट ने नई सरकार बनाई, जिसमें अर्थ मंत्री चार्ल्स टाउनशेंड ने अमेरिका में आंतरिक करों का विरोध करते हुए 1760 में
चाय, शीशा, कागज, सिक्का, धातु और रंग पर सीमा शुल्क लगा दिए। 1770 में टाउनशेंड के करों को समाप्त कर दिया गया। केवल सिद्धांत की रक्षा के लिए चाय पर 3 पेंस प्रति पौंड कर लगाया गया, क्योंकि वे स्वतंत्रता के समर्थकों की ओर से कराई गई गड़बड़ियों, दंगों व बहिष्कारों को अपने व्यापारिक हितों के प्रतिकूल समझने लगे थे। तात्कालिक कारण: बोस्टन हत्याकांड। बोस्टन नगर में 5 मार्च 1770 को भीड़ व सैनिकों के बीच में टकराव हुआ। 5 लोग मारे गए, जिसे अमेरिका वासियों ने बोस्टन हत्याकांड की संज्ञा दी है। 1772 में तस्करी विरोध अभियान में लगे शाही सेना के जहाज गाजी को जला दिया गया और बोस्टन टी पार्टी लॉर्ड नॉर्थ ने ब्रिटेन प्रधानमंत्री बनने के बाद उपनिवेशों को संतुष्ट करने का प्रयास किया। 16 दिसंबर 1773 को सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में कुछ अमेरिकन ने कुलियों को वेश धारण करके बोस्टन बंदरगाह पर खड़े ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज पर चढ़ गए और चाय की 340 पेटियां समुद्र में फेंक दी, जिससे समुद्र का पानी लाल हो गया। इस घटना को बोस्टन टी पार्टी के नाम से जाना जाता है। एम.ए. शॉलिंकर का विचार था कि इस कार्य को एक बड़े तस्कर जॉन ब्राउन और उनके सहयोगियों द्वारा अंजाम दिया गया, जिन्हें इन पेटियों में बंदरगाह पर उतर जाने पर आर्थिक हानि होनी थी। प्रतिक्रिया हुई। गवर्नर के अधिकारों में वृद्धि कर दी गई। क्वार्टिक कानून बनाकर सैनिक को उपनिवेश में खाली मकानों में रहने का अधिकार दिया। उपनिवेशों में संगठन बनने लगे। क्यूबेक एक्ट द्वारा कनाडा में रहने वाले को कैथोलिक सहिष्णुता प्रदान की गई। इसी प्रकार टॉमस पेन ने कॉमन सेंस पुस्तक में सरकारी औपनिवेशिक नीति की खुली आलोचना करते हुए जॉर्ज तृतीय व लॉर्ड नॉर्थ को इंग्लैंड व उपनिवेशों का शत्रु करार दिया गया। इस प्रकार ब्रिटिश सरकार ने बोस्टन पोर्ट एक्ट के द्वारा बोस्टन बंदरगाह को बंद करा दिया। मैसाचुसेट्स गवर्नमेंट एक्ट के द्वारा स्वशासन को समाप्त कर दिया गया। क्यूबेक एक्ट के द्वारा कनाडा की कैथोलिक और धार्मिक स्वतंत्रता दे दी थी। ब्रिटिश सरकार के दमनकारी कानून स्वतंत्रता आंदोलन के प्रेरक बन गए। 5 सितंबर 1774 को फिलाडेल्फिया स्थान पर सभा का आयोजन हुआ और इसके अंतर्गत ब्रिटिश सरकार के उपनिवेशों पर लगाए गए करों का विरोध किया गया। ऑलिव ब्रांड पिटीशन नामक एक प्रार्थना पत्र अंग्रेजी सरकार को भेजा गया। 19 अप्रैल 1775 में अमेरिका के मध्य स्वतंत्रता संग्राम होने की घोषणा कर दी गई। लैंगस्टन में जब सैमुअल एडम्स ने तोपों की गड़गड़ाहट सुनी तो उन्होंने ये प्रसन्नता जाहिर की कि आज कैसा सुंदर प्रभात है। हम शायद स्वतंत्र होने के लिए प्रेरित हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। ब्रिटिश सरकार के दमनात्मक अत्याचारों से यही कार्य हमें मुक्ति दिलाएगा। इस प्रकार इमर्सन ने भी कहा था। लैंगस्टन में वह गोली दागी गई है जिसे संपूर्ण विश्व में सुना गया और संपूर्ण विश्व को ब्रिटिश सरकार के अत्याचारों से मुक्त होने के लिए प्रेरित किया। इस संबंध में जो प्रश्न आते हैं, जैसे 13 बस्तियां को संवैधानिक वर्गों में विभाजित किया गया, सरकार ने कैसे नियंत्रण स्थापित किया, चार्ल्स ऑस्टिन बेयर्ड ने अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के लिए क्या मत व्यक्त किए, अमेरिका के प्रति ग्रैनविल के दमनात्मक कानून क्या थे, बिना प्रतिनिधित्व के कर नहीं, आपका तात्पर्य क्या है, टाउनशेंड की कर नीति क्या है। ऐसे इन प्रश्नों के आधार पर इस पत्र को तैयार किया गया है। अध्ययन करने से ज्ञात होगा कि यह प्रश्न किस प्रकार के पूछे जाते। कल हम इसके परिणामों के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।